नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर सीएससीबी जेई के जो भी हमारे रैंकर्स है, जो भी हमारे टॉपर्स है, उनका इंटरव्यू कब आएगा। क्योंकि इतने दिनों में ना तो हमको टाइम मिल पा रहा था, ना हमारे रैंकर्स को टाइम मिल पा रहा था, वो भी बिजी थे। और उनमें से आज एक नए टॉपर आपके सामने है, साधना जी, जो कि जिनका सीएससीबी जेई में सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है अभी 11 से। और इसके बाद वो आपके पास अभी जो डिपार्टमेंट है उनका वो ट्रांसमिशन है। और आज मैं संडे का टाइम है तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू बच्चों के कंडक्ट करने वाला हूं। उनमें से आपके पास साधना जी हैं जो अपनी जर्नी आपके सामने बयां करेगी कि किस तरीके से उनकी ये जर्नी रही है। तो बच्चों ने बहुत तगड़ी मेहनत की है इस बार। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो जेई का एस्पिरेंट हो, चाहे आप एई के एस्पिरेंट हो, क्योंकि बोलते हैं कि रणभूमि में युद्ध करो, उससे पहले मनोभूमि में युद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हमको पहले से पूरी तपस्या करनी होती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन हो पाता है। उसी के बाद जो हमारा एग्जाम होता है वो एक रणभूमि होता है और वहाँ पे हमको अपना जो भी पढ़ा है वो डिलीवर करना होता है। तो मैं आज साधना जी से बात करूंगा और इनसे पूछूंगा कि आप डेफिनेटली अपनी जर्नी बताइएगा कि आप कहाँ से पास आउट हो और कैसे कैसे आपने ये जर्नी में आपके पास क्या स्ट्रगल का दौर रहा, और इसके बाद आपने इस सीएससीबी जेई की कब से आपने तैयारी स्टार्ट की। हाँ सर। मैं रायपुर से हूँ। हम्म हम्म मैंने पास आउट फिनाल से किया है। हम्म हम्म और मैंने जैसे ही मैंने पास आउट हुई उसके बाद मैंने ना तैयारी करनी चालू कर दी। और एसएससी जेई दी डाली थी उसी बीच में 2018 में सीएससी का जेई और एई का दोनों का आया था। उसी टाइम मैं वही सीएससीबी में अप्रेंटिसशिप कर रही थी। सर लोग भी बोले कि अच्छा टाइम है, आप लोग निकाल लोगे। मेरा एग्जाम हुआ, मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, एग्जाम हुआ और मैंने फर्स्ट में निकाल लिया। डिग्री तक मैं गई थी, फिर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। हम्म हम्म इधर डिमोटिवेशन अलग लग रहा था, घर वालों से भी एकदम हो गया था। उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। उधर फिर टेक्निकल के पोस्ट ज्यादा पता नहीं चल रहा था तो फिर मैंने नॉन टेक भी पढ़ना चालू किया। उसी टाइम मेरा फिर एएलपी में भी आया था। एएलपी का सेकेंड फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज एग्जाम निकाला था मैंने। उसके बाद कोविड के बाद से एकदम एग्जाम आई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। टेक्निकल भी छूट चुका था, मैं कैसे पढ़ूं ऐसा हो गया था। फिर आया था 2021 में, तो उस टाइम मैंने पढ़ा। लेकिन जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था उस शिफ्ट में एग्जाम बहुत टफ आया था। तो मेरे से उस टाइम भी मैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसा हो गया था, अब टेक्निकल नहीं पढ़ना करके हम्म मैं एकदम हार चुकी थी कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा मुझसे। उसके बाद फिर पता चला, पढ़ते गई। फिर थोड़े टाइम मैंने आप सबके वीडियोस देखे और उसी टाइम पता चला था कि टेक्निकल के पोस्ट आने वाले सीएससी का। तो मैंने पढ़ना चालू किया, तो वीडियो सर्च करी थी तो मुझे आप लोगों के वीडियोस मिले। मैंने देखा पढ़ लेती हूँ। उसी बीच में आप लोगों ने शायद कोर्स लॉन्च किया धनुष बैंक। उस समय प्राइस भी कम थी तो मैंने ये परचेस कर लिया, फिर मैं पढ़ना चालू कर दी। हम्म मैं लाइब्रेरी जाती थी, यही रायपुर में लाइब्रेरी है जो 24 घंटे रहता। तो मैं वही मॉर्निंग से 8 बजे से जाती थी और रात के 8 बजे पढ़ती थी। हम्म फिर जैसे जैसे आप वीडियोस देते थे मैं लाइव लाइव तो अटेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि यहाँ लाइव वीडियो नहीं चल पाते, नेट इशू करता है यहाँ बहुत ज्यादा। तो फिर मैं लाइब्रेरी में वीडियोस देखती थी, वहां नोट्स बनाती थी, क्वेश्चन वहीं बनाती थी, सॉल्व भी वहीं करती थी, फिर घर आके सो जाती थी। फिर वीडियोस देखती थी, डाउनलोड करके रखती थी, फिर मॉर्निंग में उठ के एक आध दो वीडियो देखती थी। एग्जाम यही किया और जब पूरे कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए बनाए थे, वो नोट्स को रिवीजन करके करके मैंने पढ़ाई किया अच्छा और टेस्ट दिया। अच्छा। ओके। तो आप हमसे जुड़े तो उस टाइम पे तो बेटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, यूट्यूब में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे। तो हमारा ही कोर्स कैसे आपने परचेज किया, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे उस टाइम पे, आपने देखे भी होंगे औरों के वीडियो। तो किस तरीके से आपका हमसे जुड़ना हुआ उस दौर में। वीडियो देखे थे लेकिन आप
अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, आप लोगों के टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे सर। हम्म। इस वजह से जो जल्दी कैच होता था माइंड में, तो उस वजह से मैंने आप लोग के वीडियोस देखे थे। उससे पहले भी मैंने बहुत वीडियोस देखे थे, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता बिल्कुल। कोर्स करते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने इस तरीके से जब आपने तैयारी की, आपके पास सी एस सी बी जेई 2024 की, और आपने सिलेक्शंस भी यहाँ पे हासिल किया, लेकिन इसके इसी दौर में, इससे पहले जब आप 2017 में पास आउट हुए, तो उसके बीच में भी आपने एग्जाम्स दिए। तो हर बच्चा ऐसा होता है जिसको असफलता का दौर देखना पड़ता है, उनमें से आप भी रहे जहाँ पे आपने असफलता का दौर देखा, और वहाँ पे कहीं एग्जाम्स भी दिए होंगे जहाँ पे आपने असफलता हासिल की, और उसके बाद हर असफलता के बाद एक सफलता होती है। बस आपको अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखना होता है, आपको मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि आपके सामने साधना जी हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने 2021 में पेपर दिया लेकिन नहीं निकला, उसके बाद ये अगला पेपर आया, वहां पे इन्होंने इस पेपर को क्वालिफाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैकअप कर जाते हैं, वो 2 से 3 साल तैयारी करते हैं, फिर उनको लगता है कि टेक्निकल डिफिकल्ट है, टेक्निकल हार्ड है, हम शायद जेई बनने के लायक ही नहीं है, वो स्किप कर जाते हैं और शायद वो नॉन टेक या किसी अदर डिपार्टमेंट में वो चले जाते हैं या तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार जब तक आप कर सकते हो वहां तक तो ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आप जितना हो सके ना, अपना सब कुछ पूरा फोकस कर देना चाहिए। मैंने तो इस बार ऐसा था कि मैं सब पूरा टाइम सिर्फ उसी के लिए निकाल, हम्म। कुछ भी नहीं, मुझे कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैं कुछ भी फंक्शन एंजॉय नहीं की। मतलब यहाँ तक कि फेस्टिवल में भी, मेरे यहाँ सब इधर फेस्टिवल में गांव या इधर जाना होता है, हम्म। मैंने सबको मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना। 1 साल जो है मेरे पास, यही साल है, तो इसी साल कैसे भी करके पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। साधना जी, एक बात और पूछूंगा, क्योंकि जब हम कोर्स रन कर रहे थे, धनुष 3.0 रन कर रहे थे, और आपने सितंबर में ज्वाइन किया था, कब सितंबर में किया आई थिंक? हाँ सितंबर में तो ज्वाइन किया उस था। टाइम पे हमारा धनुष बैच नया नया कोर्स था आप सब लोगों के लिए। तो उस टाइम पे हमारे लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट दोनों के दोनों थे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे नेगेटिव बोलना भी आसान है और पॉजिटिव बोलना भी आसान है। हाँ तो बिल्कुल। उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमको बहुत सारे बच्चे नेगेटिव भी बोल रहे थे और कई बच्चे पॉजिटिव भी बोल रहे थे। तो मतलब वहां से वो हाँ बच्चे इन्फ्लुएंस फैलाते हैं अपनी अपनी मानवता का, अपनी अपनी चीजों का। लेकिन आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया कि सर मास्टर प्लस एजुकेशन के साथ ही जुड़ना है? क्योंकि कमेंट तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने नेगेटिव कमेंट कभी बच्चों के डिलीट नहीं किए थे। फिर आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया कि नहीं, मास्टर प्लस एजुकेशन से हमको तैयारी करनी है? नहीं सर, आप पढ़ा रहे थे, आपने, आपको नॉलेज है, आपने बोला भी है कि हमने, हमारे सिर्फ और भी बच्चे पहले सेलेक्ट हुए हैं, तो मैंने पढ़ता पढ़ते गए। हमें तो काम है ना पढ़ने का, बाकी लोगों का ध्यान क्यों देना जब हमें चीजें पढ़ के ही मिलेगी ना कहीं से चीजें, नॉलेज मिल रहा है, सर बता रहे हैं, वो चीज को पता करो। अगर नेगेटिविटी फैलाने से क्या मिलेगा? आपका भी टाइम जाएगा, दूसरे का भी टाइम जाएगा। तो हम्म। सच आप पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि नेगेटिव बोलना बहुत आसान होता है किसी भी चीज के लिए। और आज दिन तक मैं आपको इतना बता देता हूं, नेगेटिव उसी को बोला गया है जिन्होंने आप लोगों के लिए अच्छा किया है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो। एक टाइम, एक एज होती है, उस एज पे हमको हमारे पेरेंट्स भी बुरे लगने लग जाते हैं, ठीक है? तो आज दिन तक यस जिस सर। आदमी ने आपका अच्छा चाहा है, जिस आदमी ने आपका भला चाहा है, तो नेगेटिविटी भी उसी को आना तय है, ये फिक्स है, ये जिंदगी का। आपको भी, जिन बच्चों को तजुर्बा नहीं है उनको भी आने वाले टाइम पे तजुर्बा हो जाएगा कि नेगेटिविटी उसी को आती है जिन्होंने आप लोगों का भला चाहा और जिन्होंने आप लोगों का अच्छा किया है। उस इंसान को क्या नेगेटिविटी आएगी जिन लोगों ने आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं और ना ही आप लोगों का कभी भला चाहा है, क्योंकि उन लोगों को कोई जानता ही नहीं है। अगर आज हमको कोई नेगेटिव बोलता है तो वो लोग हमको जानते हैं, वो किसी ना किसी बेस से हमको जानते हैं, उसके बाद वो नेगेटिव बोल रहे हैं। वो चलो ठीक है, अपना अपना एक नेचर होता है। तो मैं आज आप ही से पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने सीएससी भी जेई का पेपर दिया और मास्टर प्लस एजुकेशन ने आपके लिए पढ़ाया, तो उनमें से कितना कंटेंट वहां पे आपको देखने को मिला? लगभग 50% ऐसा था कि नोट्स से ही आए थे, नोट्स, और आप जो क्वेश्चन बताते थे ना, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वही सेम टू सेम आए हैं। हम्म।
ऐसा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नॉन टेक ऐसा था कि अलग हो गया था, बाकी तो ऐसा था कि हम लोग पढ़े हैं वही चीजें आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं हाँ बोला, हाँ हाँ। बस इतना तो ही बोला। हाँ, तो मैं इतना बता देता हूँ। मैं अपने जैसा मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ वही मैं पेड़ बच्चों के साथ भी बात करता हूँ, चाहे वो हमारे पेड़ के बच्चे हो चाहे यूट्यूब के बच्चे हो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि एक तो अपने पे बिलीव सिस्टम रखिएगा, अपने पे विश्वास रखिएगा। और दूसरी बात ये हमेशा बोलता हूँ कि कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे पढ़ रहे हो तो कोई बुक्स आपको रेफर नहीं करना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आरआरबी की करो, चाहे सीएससीबी की करो, चाहे सीजीव्यापम की करो, चाहे महाट्रांसको की करो। जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चंस की कम भी प्रैक्टिस होती है ना तो भी हमारे नोट्स सफिशिएंट है। उसको भी आप अच्छे से बार बार रिवीजन करके चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि ये रिवीजन का बहुत ज़्यादा बच्चे रिवीजन को समझ नहीं पाते। रिवीजन का कितना बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में? सर रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, जितने बार आप मैं ऐसा रहता था, मैं सुबह जाके ना पहले जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए रहते थे ना उसको रिवाइज करती थी। 2-3 बार जो नोट्स है उसे मैंने इतने बार पढ़े हैं, हर बार पढ़ती थी ताकि रिवाइज रहे माइंड में, और जितने बार रिवाइज रहते हैं उससे जाके हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो तुरंत माइंड में ठीक करते हैं। इस वजह से रिवीजन बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटा जैसे कि साधना जी ने सिलेक्शन लिया तो उन्होंने बताया कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं भी हमेशा से बोलता हूँ आपको, रिवीजन ही सिलेक्शन है। क्योंकि आप लास्ट में जितनी बार रिवीजन करते हो ना तो वो जो चीज़ें होती है ना वो आपके दिमाग में टिकी रहती है, वो भूलते नहीं हो आप उस टाइम पे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बोला कोई थ्योरेटिकल बुक्स आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स सफिशिएंट होते हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो साधना जी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आने वाले एस्पिरेंट को, चाहे वो सीजी व्यापम का हो, चाहे सीएससीबी का हो, चाहे आरआरबी का हो, या किसी भी जेई और एई के एग्जाम्स का एस्पिरेंट हो, तो उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तब? आगे वाले स्टूडेंट को यही ध्यान रखना चाहिए कि आगे जो आप पढ़ रहे हो उसका पूरा अच्छे से प्रिपेयर तैयारी करें, अपना टाइम टू टाइम फिक्स रखें। इस टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, इस टाइम तक मुझे रिवीजन कर लेना है, फिर टेस्ट लगाने हैं या क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बुक से लगा रहे हैं तो बुक से भी हमें इतने क्वेश्चन मिनिमम लगा के याद रख लेने हैं। मतलब डेली बेसिस पे मुझे इतने क्वेश्चन लगाने हैं, ये भी जरूरी होता है। बिल्कुल सर आपने बताया था कि डेली से मिनिमम 200 क्वेश्चन लगाओ, तो मैंने वैसे ही लगाते थे हर सब्जेक्ट के। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन जो नहीं बने उसको रिमार्क भी करो, ये भी जरूरी रहता, वो भी बताया था। तो को भी रिमार्क करके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसे रिवाइज करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे और एक दिन आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सैदना जी आपने एक वर्ड का यूज किया जहाँ पे टेस्ट सीरीज का नाम लिया। तो सिलेक्शन में इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं भी कई बार चर्चा करता हूँ, लेकिन आपने तो सिलेक्शन लिया है, तो इस टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में? हाँ, रोल होता है सिलेक्शन, अगर क्योंकि अगर हम अभी टेस्ट सीरीज बना देंगे तो आगे के प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि जैसे हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है हाँ यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, आगे चल के वो मेन एग्जाम में हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती। इस वजह से टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और इससे टाइम मैनेजमेंट भी होता है कि इतने टाइम पे हमें क्वेश्चन कर देने चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा इतने टाइम में बन जाएंगे, ऐसा होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और अभी साधना जी ने भी अपनी जर्नी के बारे में आप सब लोगों को बताया। और मैं भी आपको हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि बेटा, जो भी अनसक्सेसफुल होते हैं और उन्हीं में से बच्चे सक्सेसफुल होकर निकलते हैं। तो जो भी आपके पास असफलता होती है तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। तो मैं साधना जी आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लास्ट में आप सिंगल लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे? यही बोलूंगी सर, आगे के लिए जो भी पढ़ रहे हैं सर, मास्टर क्लास से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और सर ये दोनों सर पे विश्वास करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं आगे चल के हमें। तो अगर कुछ भी होगा तो सर हमारी प्रॉब्लम सुनते भी हैं और आगे चल के हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं। तो सर पे ट्रस्ट रखा करो और मास्टर क्लास बहुत अच्छा
एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर हमें टेक्निकल नॉलेज के लिए ये सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक मैंने जितना पढ़ा है। तो थैंक यू सर, आप दोनों बहुत अच्छा पढ़ाया है। चलेगा साधना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। और आप अपनी जॉब के अंदर अच्छे से वर्क करिएगा डेफिनेटली। जब आपके पास ये, अभी तो आपने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी, तो ट्रेनिंग के बाद आपसे एक मीटिंग जरूर रखेंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा आने वाले एस्पिरेंट्स को कि ट्रांसमिशन के अंदर आपका कैसा, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है, बच्चे का सपना होता है ट्रांसमिशन में मिल जाए सर, डिस्ट्रीब्यूशन ना मिलके ट्रांसमिशन मिल जाए। तो वहाँ का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो भी आप बच्चों को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे तो आपकी जॉब आपके घर के पास ही है, तो ये इससे बेटर बात आपके लिए क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, हर बच्चा चाहता है कि घर के पास उसकी जॉब मिले, और आपकी जॉब घर के पास ही है। चलेगा साधना जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है।